लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरेना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरेना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरेना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरेना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरेना उसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरेना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरेना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरेना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी।
पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके,
इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरीना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरीना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरीना उसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरीना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी।
लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था तो सेरिना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरिना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरिना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरिना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरिना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है सेरिना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं, तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरिना उसे साथ ले जाने को तैयार होती तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरिना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा। मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था
तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है, सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरीना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है, सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन अगर सेरीना उसे साथ ले जाने को तैयार होती, तो शायद मैं भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। सेरीना ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? ब्रैंडन ने जानबूझकर इमोशनल होते हुए कहा, मेरा भी उसे देखने का मन है, पर छोड़ो, रहने दो। जब मेरा किसी टॉप स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तब मैं खुद चला जाऊंगा। उसने अपनी बात खत्म की और एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। पहले जब भी वो ऐसी बातें करता था, तो सेरीना उसे अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। पर इस बार सेरीना ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा भी मन है कि मैं उसे तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोलूं, पर क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ब्रैंडन ने जब सेरीना की यह बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब से उनके किसी भी प्लान में वो शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। ब्रैंडन ने ही सेरीना को मेरे साथ रहने के लिए कहा था, ताकि वो पैसे कमा सके। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और ये भी भूल जाए कि वो जिंदा है या मर गया। उसे बहुत बुरा लगा। सेरीना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है, सेरीना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी। इतनी देर से गुस्सा दबाए रखने के बाद उसने तंज कसते हुए कहा, मेरा क्या हक है जो मैं तुमसे नाराज हूं? तुम ही तो चाहते थे कि मैं नेथन के साथ ऐसे ही रहूं। तो नेचुरल है कि अब मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। जैसा तुम चाहते थे, मैं उसी से शादी करूंगी। अब इतने टाइम बाद तो सेलेस्ट को उसके सारे शेडी कामों का पता चली गया होगा, राइट? सेरीना ने उसकी बात सुनी और बताया कि पिछले कुछ दिनों से सेलेस्ट उससे मिलने नहीं आई है। उस दिन भी वो अकेला ही वापस आया था। शायद उन दोनों के बीच कोई बड़ी अनबन हो गई है। ब्रैंडन ने सेरीना को पट्टी पढ़ाई कि अभी उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसके साथ जितना अच्छा बिहेव करोगी, उसे उतना ही लगेगा कि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकती। इसीलिए वो इतना हवा में उड़ रहा है। बस पहले की तरह कुछ दिन उसे कोल्ड शोल्डर दो या भाव भी मत दो। वो पक्का एंजाइटी में आ जाएगा या परेशान हो जाएगा। सेरीना को भी यही सही लगा। हालांकि वो सच में मेरे साथ अच्छे से रहना चाहती थी, पर इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो बिना बात के मेरे नखरे उठाएगी। ब्रेक के टाइम ब्रैंडन भागकर कर सेरीना के पास गया और जानबूझकर मेरे सामने उससे बातें करने लगा, पर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा।
जब मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ब्रैंडन से रहा नहीं गया और उसने खुद ही आकर मुझसे बात शुरू कर दी। नेथन, तुम्हारा न्यूयॉर्क ट्रिप कैसा रहा? मैंने बड़े ही चिल होकर जवाब दिया, काफी फन था। बुरा लगा कि तुम नहीं आ पाए। ब्रैंडन ने फिर पूछा, क्या तुम सेलेस्ट के साथ गए थे? ब्रैंडन के मुंह से सेलेस्ट का नाम सुनते ही आसपास के लोग भी मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने कहा, हाँ ये सच है, मुझे सेलेस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सेलेस्ट ने अभी तक तुम्हें डंप नहीं किया क्या? सामने बैठे बंदे ने बड़े ही मजाक उड़ाने वाले टोन में यह बात कही। मुझे पता था इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ब्रैंडन ने सेरीना का फेवर लेते हुए बात की। तो फिर सेरीना का क्या? तुम उसे रोज ऐसे ही लटका रहे हो, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? सबके सामने ब्रैंडन को मुझसे इतना डायरेक्टली पूछते देख मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। अगर मुझे सही से याद है तो ये वो खुद ही था जिसने पहले सेरीना को मेरी तरफ धकेला था। जब सेरीना ने मना किया तो इसने उसे ब्रेकअप की धमकी तक दे दी थी। मैंने हैरानी से ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? ब्रैंडन ने मुझसे नजरें मिलाई। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। आखिरकार वो सब अभी स्टूडेंट्स ही तो थे। अगर वो सच में डेट कर भी रहे होते तो वो इसे काफी छुपाकर रखते। थोड़ी देर बाद ब्रैंडन आखिरकार जिद करते हुए बोला, सेरीना और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। मैंने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ एकदम बढ़िया नहीं चल रहा? उसके बर्थडे पर क्या तुमने सबके सामने ये नहीं कहा था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? क्या मुझे कुछ गलत याद है? मैंने जानबूझकर आसपास देखा। जैसे ही मैंने ये जिक्र किया सबको याद आ गया कि ब्रैंडन ने उस दिन क्या कहा था। उस वक्त ब्रैंडन बस सेरीना को अपने साथ लॉक करना चाहता था। उस नकली रईस लड़की के लिए उसने अपने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, पर जब से उसे पता चला कि सेरीना बस एक ड्राइवर की बेटी है, वो अब काफी ऑकवर्ड पोजीशन में फंस गया था। ये देखकर कि वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, मैंने भी ठान लिया कि उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखा और बोला, वैसे देखा जाए तो एक बात बड़ी वियर्ड है। तुम दोनों आजकल साथ में कहीं घूमते हुए दिख नहीं रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता चल गया है कि सेरीना की फैमिली के पास पैसे नहीं है, कि वो असल में बस मेरे फैमिली ड्राइवर की बेटी है? क्या अब तुम उसे डेट नहीं करना चाहते? मेरी इन चंद बातों ने ब्रैंडन को सबके सामने एक नंबर का गोल्ड डिगर बना दिया। यह सुनकर ब्रैंडन का चेहरा एकदम लाल हो गया। अगर उस वक्त की बात करें तो वो खुद ही था जिसने सामने से आकर सेरीना को डेट करने का ढिंढोरा पीटा था। पर अब उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग गई थी। अगर वो सच में सेरीना से ब्रेकअप कर लेता या उसके साथ बुरा बर्ताव करता तो लोग उसके बारे में क्या सोचते? अपनी परफेक्ट इमेज खराब होने के डर से ब्रैंडन सफाई देने लगा, नहीं यार, मैं तो बस तुम्हें और सेरीना को हर दिन साथ देखता था, इसलिए तुम दोनों के बीच आने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे पता है कि तुम हमेशा से सेरीना को पसंद करते थे, तो मैंने सोचा कि एक लड़की के चक्कर में अपनी क्लासमेट वाली दोस्ती खराब करने की क्या जरूरत है। मैं तुम दोनों के लिए पीछे हटने को तैयार हूं। मुझे डर लगा कि कहीं वो सेरीना को मेरे मत्थे ना मर दे, इसलिए मैंने तुरंत क्लियर किया, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम रिलैक्स रहो, मेरे और सेरीना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरे साथ स्कूल तक लिफ्ट लेती है, और जैसा तुमने कहा उसे लटकाने जैसा तो यहां कोई सीन ही नहीं है। भाई मैं अंधा नहीं हूं। जब मेरे पास सेलेस्ट जैसी अमेजिंग लड़की मौजूद है तो मैं भला तुमसे क्यों कंपटीशन करूंगा? मेरी इन बातों ने तो सेरीना की इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दी, खासकर तब जब मैंने सेलेस्ट और सेरीना का कंपैरिजन किया। दोनों के बीच का फर्क अब सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा था। मुझे सेरीना के बारे में ऐसे बात करते हुए देखकर और फिर सेरीना को उसी के गले मरते हुए देखकर ब्रैंडन नेचुरली कन्विंस्ड नहीं था। भला वो किसी ऐसे को क्यों एक्सेप्ट करे जिसे मैंने ही रिजेक्ट कर दिया हो? वो कोई कचरा थोड़ी उठा रहा था। ब्रैंडन बोला, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला कि जिस दिन वो सेलेस्ट से ज्यादा स्कोर करेगी तुम उसे डेट करोगे? क्या ये उसे लटकाना नहीं हुआ? मैंने सेरीना की तरफ एक मीनिंगफुल लुक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ब्रैंडन को भी ये सब बता देगी। मैंने स्मिर्क करते हुए कहा, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि सेरीना ने खुद सामने से आकर कहा था कि वो मेरे साथ रहना चाहती है। शायद उसे लगा कि पिछले सेमेस्टर मैंने उसे इग्नोर किया था, तो वो एंजाइटी में आ गई। मैंने तो वो बात बस उसे रिजेक्ट करने के लिए कही थी। सबको पता है कि एग्जाम्स में उसकी रैंक हमेशा सेलेस्ट से नीचे ही रहती है। वो किसी भी हाल में सेलेस्ट को बीट नहीं कर सकती।
तुम्हें सच में ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैंने उसे लटकाने के लिए वो सब कहा था? अगर मैं उसे सच में एक चांस दे भी दूं, तब भी वो सेलेस्ट से आगे नहीं निकल सकती, राइट? ब्रैंडन ओरिजिनली इस बात को मेरी इमेज खराब करने के लिए यूज करना चाहता था। मेरी, वो लोगों के सामने मुझे एक जर्क की तरह दिखाना चाहता था। किसे पता था कि मैं बाजी ही पलट दूंगा। अब सबको पता चल चुका था कि सेरेना ने मुझे कन्फेस किया था और रिजेक्ट हो गई थी। ब्रैंडन को गुस्से में घूरते हुए देखकर मैंने एक स्मिर्क दी। गुस्सा मत हो ब्रैंडन, मुझे पता है कि तुम सेरेना के लिए पूरी तरह डिवोटेड हो, वरना तुम यहां उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे होते। और सच कहूं तो तुम चिल मारो, सेरेना भी सच में तुम्हें ही पसंद करती है। बस बात इतनी है कि तुम दोनों की पहले लड़ाई हुई थी, इसलिए उसने तुम्हें जेल्स फील कराने के लिए मेरा यूज किया। उसके दिल में सबसे ज्यादा जगह आज भी तुम्हारे लिए ही है। ये बात यहां भला कौन नहीं जानता। वो पहले तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी। जब तुम बीमार थे तो सबसे ज्यादा फिक्र उसी को हुई थी। इसलिए तुम दोनों को हमेशा खुशी खुशी साथ रहना चाहिए। मेरी वजह से कोई गलतफहमी मत पालना। इतना कहने के बाद मैंने सेरेना की तरफ देखा। तुम जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देती? तुमने पहले जो कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, वो सब बस इसे चिढ़ने के लिए था ना? सेरेना ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। वो वाकई पहले ब्रैंडन के साथ कंपटीशन कर रही थी, पर मेरी इन बातों ने तो उसकी पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। अब वो सच में मेरे साथ रहना चाहती थी, पर मैंने तो उसे बस एक पालतू कुत्ते जैसा ट्रीट किया। अपने बर्थडे वाले दिन सेरेना को लगा था कि उसकी बेइज्जती हो चुकी है और अब इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। पर उसे क्या पता था कि एक बार ह्यूमिलिएट करने के बाद मैं अब दूसरी बार उसे सबके सामने जलील करूंगा। सेरेना ने मेरी तरफ देखा और बोली, नेथन, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, पर तुमने ही उसे ठुकरा दिया। वो दिल से मेरे साथ रहना चाहती थी, पर मैंने उसकी कदर नहीं की और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। वो कितनी बेवकूफ थी जो उसने मुझे अपने साथ ऐसे खेलने दिया। जब मैंने उसे चांस वाली बात कहते सुना, तो लाचारी से कहा, बात तुम्हारे चांस देने की नहीं है, बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे सारे चांस बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये बोलकर मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा। ब्रैंडन, सेरेना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। सच कहूं तो मुझे तुमसे काफी जलन हो रही है। देखो, मैंने पहले उसे अपना सब कुछ दे दिया था, फिर भी उसके दिल में सिर्फ तुम ही थे। वो सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। तुम्हारे जैसा नेक इंसान पक्का उसे धोखा नहीं देगा, है ना? ब्रैंडन ने टूटती हुई सेरेना की तरफ देखा, फिर उसकी नजर उन सब लोगों पर पड़ी जो उसे ही ताक रहे थे। ब्रैंडन बोला, मेरे और सेरेना के बीच क्या है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो बस ये देखा कि तुम उसे कितना पसंद करते थे, इसलिए मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ना चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े जर्क निकलोगे। मैंने कहा, सही है भाई, मैं तो हूं ही जर्क। मैं भला तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूं? अगर मैं सेरेना होता तो इस जन्म में तुमसे शादी ना करने पर मुझ पर बिजली गिर जाती। क्लास खत्म होने के बाद मैं टीचर के पास गया और अपनी सीट चेंज करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि पिछले सेमेस्टर मेरे ग्रेड्स इतने ज्यादा इंप्रूव हो गए थे। टीचर ने मेरी बात मान ली और मुझे एक ऐसे नॉर्मल से लड़के के बगल में बिठा दिया जिससे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं थी, जो सेरेना की सीट से काफी दूर था। पहले तो सबको लगा था कि मैं बस मजाक कर रहा हूं, पर अब उसे खुद सेरेना से दूरी बनाते देख सबको समझ आ गया कि वो सीरियस है। क्लास के बाद सेरेना खाना खाने नहीं गई। ब्रैंडन उसके बगल में बैठकर उसे देख रहा था, उसने भी कुछ नहीं खाया। तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। उसे सच में कुछ भी निगला नहीं जा रहा था। ब्रैंडन भी ऐसा नहीं था कि उसे तरपता हुआ छोड़ दे। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। सेरेना ने नजरें उठाकर ब्रैंडन की तरफ देखा। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? अगर ब्रैंडन बीच में ना बोलता तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कभी होता ही नहीं। ब्रैंडन को उम्मीद नहीं थी कि सेरेना उस पर ऐसे भड़क जाएगी। मैं तो बस तुम्हारा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा था। सेरेना सच में बहुत ज्यादा अपसेट थी, यहां तक कि ब्रैंडन के सामने भी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी उस हरकत ने तुम्हें कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया? अब सब बढ़िया है, सबको पता चल गया है कि मैं नेथन के पीछे पड़ी थी। ब्रैंडन को भी अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बन जाएगा। मुझे लगा था कि अगर मैं उसे दो चार बातें सुनाऊंगा तो वो अपनी गलती रियलाइज करेगा। किसे पता था कि वो सेरेना ने ठंडी भरते हुए उसे टोक दिया। मुझे शुरू से ही तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी।
बेमतलब में खुद सामने से जाकर उससे पैच अप करने की कोशिश की, वरना उसे आज ये सब बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ब्रैंडन ने माफी मांगते हुए कहा, मेरी ही गलती है। मैंने ठीक से सोचा ही नहीं था और मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि नेथन इतना बदल जाएगा। वो अब सच में पूरी तरह से एक अजनबी बन चुका है। हम सब क्लासमेट्स हैं, आखिर वो इतना हार्टलेस कैसे हो गया? ये तो वही क्लासिक केस है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेरेना ने आगे और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा एकदम कोल्ड पड़ा था। किस्मत से उसे शुरू से पता था कि इंसान सिर्फ खुद पर ही रिलाई कर सकता है। ब्रैंडन ने उसकी तरफ बड़ी फिक्र के साथ देखा। तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? और ऊपर से कॉलेज भी तो है, सेरेना ने कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास स्कॉलरशिप है। मैं पार्ट टाइम काम भी कर सकती हूं। अगर मेरा सच में एडमिशन हो गया तो क्या मुझे पैसों की कोई टेंशन होगी? वो अब 18 साल की हो चुकी थी और अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती थी। वो अपनी पार्ट टाइम अर्निंग्स ई वॉलेट में डाल देती ताकि उसके पापा अब और पैसे ना चुरा सके। उस दोपहर स्कूल के बाद सेरेना वापस क्रेन हाउस गई और शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। मैंने देखा कि वो काफी प्रोएक्टिव हो रही थी और ये देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज था। अब और यहां नहीं रुकना? सेरेना ने मेरी तरफ देखा। रुकी रहूं ताकि तुम मुझ पर हंस सको? नेथन, क्या तुम्हें खुद पर प्राउड फील नहीं हो रहा? मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। सेरेना ने मेरा ये इंडिफरेंट एटीट्यूड देखा और गुस्से में बोली, मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उसे क्लियरली पता था कि फैमिली में सबसे हाई स्टेटस किसका है। वैसे भी उसकी आंटी रेयरली ही यहां विजिट करती थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग काफी गुस्से में थी। मैं और नहीं खेल रही। उसने इरिटेट होकर अपना रैकेट साइड में फेंक दिया। ब्रैंडन डायरेक्टर स्टर्लिंग यानी विक्टोरिया स्टर्लिंग के पीछे पीछे चल दिया। मिसेज थार्नटन ने देखा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग अब और नहीं खेल रही और जाने ही वाली है। विक्टोरिया स्टर्लिंग बोली, मैं वापस रेस्ट करने जा रही हूं, वरना यहां रुककर मैं और भी ज्यादा एनॉयड हो जाऊंगी। ब्रैंडन ने मिसेज थार्नटन की तरफ देखा। मिसेज थार्नटन, तो हम अब पहले वापस चलते हैं। उसने अपोलोजाइज किया। सॉरी, आपको काफी परेशानी हुई। ये बोलकर उसने विक्टोरिया की जैकेट ली और उसके पीछे भागा। वो एनोइंग लोग फाइनली जा चुके थे। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा और पूछा, क्या अभी भी खेलना है? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम तो बस अभी अभी यहां आए हो ना? चलो खेलना चालू रखते हैं। सोफिया बोली, नेथन, मेरी आंटी का नेचर ही ऐसा है। प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। वो बस बाहर से टफ दिखती है पर अंदर से बहुत सॉफ्ट है। वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाएंगी। मिसेज थारंटन ने कहा, सोफिया तुम यही रुको और अपनी सिस्टर के साथ खेलो। मैं थोड़ी देर में उन्हें चेक करने जाऊंगी। सोफिया बोली, ओके। अभी कोई हाई स्पीड रेल नहीं थी और रेगुलर ट्रेनें बहुत स्लो थी। पास्ट लाइफ की यादों के साथ ड्राइव करके जाना ही इकलौता ऑप्शन था। मुझे पापा के एक्सीडेंट की न्यूज मिली थी और मैंने सेरेना को अपने साथ चलने को कहा था। उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि उसकी क्लासेज हैं। वैसे भी जाने से कोई हेल्प नहीं होने वाली थी। आखिर में वो बस ब्रैंडन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। नेथन, मैंने आवाज सुनी और ऊपर देखा तो सेलेस्ट वहां आ चुकी थी। वो कार से उतरी और मुझसे कहा, अंदर बैठो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस मोमेंट पर यहां आ जाएगी। उसे देखकर मैं थोड़ा सैड हो गया और बोला, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। सेलेस्ट ने सिर हिलाया, मुझे पता है। मुझे अपने कजिन से पता चला, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गई। उसकी बात सुनकर मैं कार में बैठ गया। पास्ट लाइफ में सेरेना के उस इग्नोर करने वाले रिएक्शन के मुकाबले सेलेस्ट का एटीट्यूड काफी रिलायबल था और वो लोगों को काफी सुकून भी फील कराती थी। बात बस ये है कि भले ही मैं एक बार इस सब से गुजर चुका था, फिर भी इस रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहा था। मेरा तो साफ तौर पर रीबर्थ हुआ था। तो फिर पापा का एक्सीडेंट फिर से क्यों हो गया? ऊपर से एक्सीडेंट की टाइमिंग भी काफी पहले की थी। मैं कार की विंडो से लगकर अपनी कलाई जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि खुद को कांपने से कंट्रोल कर सकूं। मेरे पापा ही वो इंसान थे जो इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मेरी पास्ट लाइफ की सारी ट्रेजेडी उनके जाने के बाद ही शुरू हुई थी। मैं बस चाहता था कि वो रुक जाएं। बाहर बारिश हो रही थी। सेलेस्ट ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो उसने पानी लिया, ढक्कन खोला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। नेथन, थोड़ा पानी पी लो। मैंने ऊपर सेलेस्ट की तरफ देखा। मैंने उसका दिया हुआ पानी नहीं लिया, बस अपनी लाल आंखों से उसे देखता रहा। मुझे प्यास नहीं है, सेलेस्ट ने कहा। अभी वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा।
मिस्टर क्रेन को पक्का कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगर वहां से कोई भी न्यूज आती है तो मेरा कजिन मुझे तुरंत कॉल कर देगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। उसे इतनी देर तक मुझे कंफर्ट करने की कोशिश करते देख मैंने पानी लिया और थोड़ा सा पी लिया। सेलेस्ट मुझे देख रही थी। वो जानती थी कि मेरे दिल में कितना दर्द है। वो इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसने एक बार अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वो उसके बचपन की सबसे डरावनी याद थी। हम हॉस्पिटल पहुंचे। रात के 9 से ज्यादा बज चुके थे। अंकल थारंटन ने मुझे और सेलेस्ट को अंदर आते देखा और वो हमारी तरफ बढ़े। तुम आ गए। मेरी आवाज एकदम भारी हो गई थी। अंकल, मेरे पापा कैसे हैं? अंकल थारंटन बोले, शुक्र है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट टाइम पर मिल गया। वो फिलहाल खतरे से बाहर है। अभी के लिए ज्यादा टेंशन मत लो। सच में? भले ही अंकल थारंटन ने ऐसा कहा था, पर मैंने अनकॉन्शियसली फिर से वही पूछा। अंकल थारंटन बोले, वो सच में ठीक है। वो अभी तक सोकर नहीं जागे हैं। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलता हूं। मेरी पास्ट लाइफ में भी पापा के एक्सीडेंट के बारे में बताने वाले अंकल थारनंट ही थे। मैंने बात शुरू की और पूछा, अंकल थारनंटन, आप यहां कैसे? अंकल थारनटन ने कहा, मैं यहां रिसेंटली कुछ मीटिंग्स के लिए आया था और जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ, मैं इत्तेफाक से यही था। मैंने पूछना जारी रखा, आखिर पापा के साथ हुआ क्या था? अंकल थारनटन ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों से बहुत हेवी बारिश हो रही थी। वहां लैंडस्लाइड हो गया था। लकीली मैं टाइम पर पहुंच गया और मैंने इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर्स को पहले ही बुला लिया है। यहां का मेडिकल एनवायरनमेंट लेकवुड जितना अच्छा नहीं है, पर अंकल थार्नटन के अभी भी काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। उनकी गारंटी के साथ रिचर्ड क्रेन अब खतरे से बाहर है। मैं पापा को देखने गया और देखा कि वो अभी भी बेड पर लेटे हुए थे। फिर मैं सेक्रेटरी यान से मिलने चला गया। वो बेड पर लेटी हुई थी और उनके जख्मों पर पट्टी बंधी थी। मुझे अंदर आते देख उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की। यंग मास्टर, मैंने कहा, आप बस लेटी रहिए। मैं बस आपको चेक करने आया था। उन्होंने पूछा, मिस्टर क्रेन कैसे हैं? क्या वो होश में आ गए? मैंने ना में अपना सिर हिलाया। अभी तक नहीं, पापा को काफी सीरियस इंजरी हुई है। सेक्रेटरी यान ने अपना सिर झुका लिया। हमें उस बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था, पर वो बाहर जाने की जिद पर अड़े रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि मैंने पूछा, क्या कहा? सेक्रेटरी यान ने मेरी तरफ देखा। मिस्टर क्रेन ने कहा था, क्योंकि उन्होंने तुमसे 10 तारीख से पहले वापस मिलने का प्रॉमिस किया है, इसलिए उन्हें अपना काम खत्म करना ही होगा। ये बातें कहते हुए सेक्रेटरी यान की आंखों में थोड़ा सा ब्लेम यानी इल्जाम था। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो रिचर्ड क्रेन का ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता। सेक्रेटरी यान को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मैं तुरंत समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्हें लगा कि मेरी वजह से पापा को नुकसान पहुंचा है। तभी सेलेस्ट चलकर पास आई और मुझसे बोली, मिस्टर क्रेन होश में आ गए हैं। मैं भागकर हॉस्पिटल के रूम में गया और देखा कि पापा बेड पर लेटे थे और अब जाग चुके थे। उन्होंने मुझे देखा और बड़ी कमजोर आवाज में कहा, नेथन। मैं पापा के बगल में बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। डैड, मुझे रोता देख रिचर्ड क्रेन बोले, तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूं। मैं देर रात तक पापा के साथ हॉस्पिटल में ही रुका रहा। अंकल थार्नटन ने सेलेस्ट से कहा कि वो मुझे रेस्ट करने के लिए वापस ले जाए। सोने से पहले मैं नहाने चला गया, क्योंकि मैं एकदम अचानक यहां आ गया था। मैं अपने साथ कोई कपड़े नहीं लाया था। बाथरोब पहनकर मैं बाहर आया तो देखा सेलेस्ट चेयर पर बैठी थी। मुझे गीले बालों के साथ बाहर आते देख वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। भले ही वो हर दिन मेरे साथ रहती थी, पर उसने मुझे पहले कभी इस हालत में नहीं देखा था। उसने थोड़ी ऑकवर्ड फील करते हुए अपनी नजरें फेर ली। सेलेस्ट बाथरूम के अंदर गई, एक हेयर ड्रायर ढूंढा और बाहर आ गई। नेथन, यहां बैठो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था। मैं चेयर पर बैठ गया। सेलेस्ट मेरे सामने खड़ी होकर मेरे बाल सुखाने लगी। मैंने आईने में सेलेस्ट के सीरियस चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुमने पहले कभी किसी और के बाल सुखाए हैं? उसने चुपचाप मेरी तरफ देखा और बोली, नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा, बस तुम्हें ऐसे मेरे बाल सुखाते हुए देखकर मुझे लगा शायद तुमने पहले किसी और के लिए भी ऐसा किया होगा। काफी देर तक होटल के कमरे में सिर्फ हेयर ड्रायर की ही आवाज गूंजती रही। यहां आने के रास्ते में मैंने हर तरह की बुरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच लिया था। मुझे लगा कि पिछली बार की तरह मैं फिर से अपने पापा को खो दूंगा, पर शुक्र है कि सब कुछ बाल बाल बच गया।
सेलेस्ट के बाल सुखाने के बाद मुझे इतनी जोर की नींद आने लगी कि मैं बस गिरने ही वाला था। उसने मुझसे कहा, अब सो जाओ। मैं खड़ा हुआ, ब्लैंकेट उठाया और बेड के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा कि सेलेस्ट बाथरूम से बाहर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम बाहर जा रही हो? सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं रुक रही हूं। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, खासकर तब जब तुम आज साफ तौर पर काफी अपसेट हो। तुम्हें पक्का मिस्टर क्रेन की फिक्र सताती रहेगी। मैंने पूछा, तो फिर तुम कहां सोओगी? मेरी बात खत्म होते ही सेलेस्ट ने पास वाली कैबिनेट से एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकाला और उसे फर्श पर बिछा दिया। मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद उसने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और लेट गई। पर्दे लगे नहीं थे, तो बाहर से स्ट्रीट लाइट की रोशनी अंदर आ रही थी। अपने बगल में उसकी सांसों की आवाज सुनकर मैं दूसरी तरफ पलटा। मैंने आवाज दी तो सेलेस्ट ने हूं किया, मैं यही हूं। मेरी आवाज थोड़ी लेजी थी, आज मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। जब मुझे ये न्यूज मिली, मेरी बात सुनकर सेलेस्ट फिर से लेट गई। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस मिस्टर क्रेन ठीक रहने चाहिए। मैंने अपनी बात जारी रखी। अगर आज तुम यहां नहीं होती तो मुझे पक्का बहुत हेल्पलेस फील होता, क्योंकि वो मेरे साथ थी। इसलिए सब कुछ थोड़ा स्टेबल लग रहा था। सेलेस्ट ने कहा, अब सो जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया और तब जागा जब सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। मैं बेड पर उठकर बैठा और देखा कि सेलेस्ट बाथरूम से बाहर आ रही थी। मैंने विश किया, गुड मॉर्निंग। सेलेस्ट डोर की तरफ गई और वहां से एक बैग उठाया। वो लोग कपड़े खरीद कर यहां ले आए हैं। मैंने हू किया और फिर कहा, तुम इतनी जल्दी जाग गई, क्या तुम सोई नहीं? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। सब ठीक था। पहले के मुकाबले कल रात वो काफी अच्छी नींद सोई थी। हर बार जब वो अपनी आंखें खोलती और मुझे अपने बगल में देखती तो उसे अंदर से बहुत सिक्योर फील होता था। कपड़े बदलने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गए। कल जब हम हॉस्पिटल से निकले थे तो पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, पर अब सोने के बाद मुझे काफी बेहतर फील हो रहा था। यहां तक कि मैंने पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट खरीदा ताकि हॉस्पिटल ले जा सकूं। सेक्रेटरी यान अभी भी इंजर्ड थी, पर फिर भी वो रिचर्ड क्रेन की देखभाल करने आ चुकी थी। सेक्रेटरी यान बोली, मिस्टर क्रेन, भले ही इस बार जान का खतरा टल गया, पर आपको नहीं लगता कि आप यंग मास्टर को जरूरत से ज्यादा बिगाड़ रहे हैं? रिचर्ड क्रेन ने उनकी तरफ सिर उठाकर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? सेक्रेटरी यान ने बात जारी रखी, मुझे बस लगता है कभी कभी आपको उन्हें इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। रिचर्ड क्रेन की आवाज एकदम भारी हो गई। यान, तुम मेरे यहां कब से काम कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? वो भी नेथन के मामलों के बारे में? डांट खाने के बाद सेक्रेटरी यान ने तुरंत माफी मांगी। ये मेरी गलती थी। मुझे बस लगा कि इस बार उनकी वजह से आपकी जान। रिचर्ड क्रेन ने कड़क आवाज में कहा, यह बस एक एक्सीडेंट था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें की तो फिर यह मत कहना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। सेक्रेटरी यान की आंखें नम हो गई। उस आदमी के चेहरे पर नाराजगी देखकर यान चुपचाप बाहर चली गई। सेलेस्ट और मैं दरवाजे पर ही खड़े थे। उसने मुझे देखा पर कुछ कहा नहीं। वो सीधे वहां से चली गई। मैंने अपने बगल में खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा। मुझे हमेशा लगता था कि यान बस पापा की एक नॉर्मल सेक्रेटरी है, पर अब लग रहा है कि उनके बीच का रिश्ता मेरी इमेजिनेशन से थोड़ा अलग था, खासकर मॉम के जाने के बाद से। पापा ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की थी और उनके आसपास कोई और औरत भी नहीं थी। पहले मुझे लगता था कि वो काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए शादी के बारे में नहीं सोचा, पर अब लग रहा है कि वो बस ये सब मुझसे छुपाना चाहते थे। सेलेस्ट और मैं अंदर गए। रिचर्ड क्रेन बेड पर लेटे थे। सेक्रेटरी यान की बातों ने उन्हें थोड़ा अपसेट कर दिया था। मुझे अंदर आता देख वो मुस्कुराए। नेथन, तुम इतनी जल्दी यहां आ गए? मैंने फिक्र जताते हुए कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया हूं। सेलेस्ट ने ब्रेकफास्ट साइड में रखा और बैग खोला। मैंने पूछा, आज आपकी तबीयत कैसी है? उन्होंने हां में सिर हिलाया। मैंने उन्हें अपनी तकलीफ छुपाते हुए देखा और दुखी होकर कहा, देखो ना पापा, आपका चेहरा कितना उतरा हुआ लग रहा है। मैंने उन्हें खाना खिलाया, पर वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाए, बस थोड़ा सा दलिया पिया। मैंने पूछा, पापा, क्या आप अभी सेक्रेटरी यान को डांट रहे थे? रिचर्ड क्रेन की नजरें मुझ पर आकर टिक गई।
क्या तुमने सब सुन लिया? उन्होंने पूछा तो मैंने कहा हाँ। वो बस आपकी फिक्र कर रही थी। सच कहूं तो मैं बस यही चाहता था कि आप घर वापस आ जाए। कुछ दिन घर पर ही रुकिए ताकि ये बुरा वक्त कट जाए। किसे पता था कि मेरी वजह से आप पर नई मुसीबत आ जाएगी? मुझे तो अब यह भी शक होने लगा था कि शायद पापा की किस्मत में ही ये क्राइसिस लिखा था। रिचर्ड क्रेन ने मुझसे कहा, वापस आकर तुम्हारे साथ रहना ही मेरा असली काम है। अरे हाँ, अब यहां तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं बचा है। तुम और सेलेस्ट अब घर वापस चले जाओ। मिस वांग भी आज पहुंचने वाली है। जब वो सब मेरा ख्याल रखने के लिए यहां है तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर मेरा मन अब भी बेचैन था। क्या मैं आपके साथ वापस नहीं चल सकता? बात अब इस मोड़ पर आ गई थी। मुझे लगा कि जब तक मैं खुद पापा को इस मुसीबत से बाहर निकलते नहीं देख लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रिचर्ड क्रेन बोले, अपनी उम्र तो देखो, अभी भी अपने पापा से ऐसे चिपके हुए हो। सेलेस्ट, नेथन को वापस ले जाओ। इसके एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं। इसे पढ़ाई पर फोकस करने दो। सेलेस्ट ने सिर हिलाया। जी, मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। जब देखा कि पापा अपना मन बना चुके हैं तो मैंने भी वहां रुकने की और जिद नहीं की। मैंने पापा से कहा, पापा, मैंने पहले एक सपना देखा था। रिचर्ड क्रेन ने पूछा, कैसा सपना? मैंने कहा, मैंने सपना देखा कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले आप एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे और वहां हाईवे कोलैप्स हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कोई बिना वजह जिद नहीं कर रहा था कि आप मेरे साथ घर चलो। मैं बस डरा हुआ था। मुझे लगा अगर आप घर आ जाओगे तो आपका ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको फिर भी चोट लग जाएगी। भले ही पापा अब ठीक थे, पर वो खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा मुझे पापा को एक बार फिर वार्न कर देना चाहिए। मेरी बात सुनकर रिचर्ड क्रेन बेबसी से मुस्कुराए। सपने हमेशा हकीकत के उल्टे होते हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर सपने में सब कुछ बहुत रियल था। मुझे तो एग्जैक्ट डेट भी याद थी। मुझे याद है वो 26 मई का दिन था और एक्सीडेंट लोंगचांग और सोंगशान के बीच वाले हाईवे सेक्शन पर हुआ था। मुझे इतना सीरियस देख रिचर्ड क्रेन बोले, ठीक है, मैं समझ गया। एक बार मुझे डिस्चार्ज मिल जाए, फिर तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने तक मैं सीधा तुम्हारे साथ घर पर ही रहूंगा। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, ओके? मैंने सिर हिलाया। ठीक है। पापा को मेरी बात सीरियसली लेते देख मुझे फाइनली सुकून मिला और मैं सेलेस के साथ हॉस्पिटल रूम से बाहर आ गया। सेक्रेटरी यान बाहर से वापस आईं। उन्होंने मुझे देखा और बड़े पोलाइटली सिर हिलाया। भले ही उन्हें मुझसे दिक्कत थी, पर वो रिचर्ड क्रेन के हाथों अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती थी। सेलेस्ट और मैं वापस लेगुड़ लौट आए। चूंकि पहले ही दोपहर हो चुकी थी, मैं अपने रूम में वापस गया और बेड पर लेट गया। सेलेस्ट ने देखा कि मैं उसे बिल्कुल भी पराया नहीं समझ रहा हूं, तो उसने कहा, शायद मुझे नीचे चलकर तुम्हारा वेट करना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। यहीं बैठो ना। कल रात भी तो हम एक ही रूम में सोए थे। तुम अभी भी इतनी नर्वस क्यों हो? सेलेस्ट ने मुझे बेबसी से देखा। कुछ भी मत बोलो। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी ओर देखा। ये कुछ भी कैसे हुआ? क्या हम कल रात एक ही रूम में नहीं सोए थे? तुम क्या सोच रही हो? सेलेस्ट ने मेरी बात सुनी और कहा, शायद तुम्हें बस रेस्ट करना चाहिए। मैं आज तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। मैं मुस्कुराया। क्या तुम नाराज हो? सेलेस्ट ने जवाब दिया। नहीं। कभी कभी खुद पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं कल फिर से आऊंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, फिर? वो भी बहुत थक गई थी। इस पूरी ट्रिप में वो मेरे साथ ही थी। उससे ऊपर से ट्यूशन पढ़वाना सच में थोड़ी नादानी होती। सेलेस्ट दरवाजे तक गई और रुक गई, फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसका इस तरह मुझे देखना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। मैंने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, क्या हुआ? जो सपना तुमने मिस्टर क्रेन को बताया था, वापसी के पूरे रास्ते वो यही पूछना चाहती थी। मैंने कहा, वो वाला सपना? मेरा सरप्राइज चेहरा देखकर सेलेस्टे बोली, कुछ नहीं यार, और वो मुड़कर चली गई। वो पहले पूछने ही वाली थी, पर मेरा रिएक्शन देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उस शाम डिनर के बाद मैं मिसेज पॉटर के साथ डॉग को वॉक कराने निकला। मैं स्नोबॉल को बाहर लाया और देखा कि सेरेना गेट पर खड़ी थी। जैसे ही स्नोबॉल ने सेरेना को देखा, उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। स्नोबॉल बस सेलेस्टे के सामने ही शरीफ बनकर रहता था। जब भी वो सेरेना को देखता, अपने दांत दिखाने लगता और एकदम गुस्से में आ जाता। मुझे अपनी पिछली लाइफ की याद आई। स्नोबॉल पिछली जिंदगी में भी सेरेना से ऐसी ही नफरत करता था। उस टाइम तो मुझे लगता था कि स्नोबॉल फालतू में इतना रूड हो रहा है।
अब मुझे एहसास हुआ कि असली बेवकूफ तो मैं ही था। मैंने पूछा, तुम मेरे गेट के बाहर ऐसे क्यों मंडरा रही हो? सेरेना काफी देर से गेट पर इंतजार कर रही थी। पिछली बार की बहस के बाद उसे खुद बात करना थोड़ा एम्बेरसिंग लग रहा था, पर वो सच में बहुत क्यूरियस थी। मैंने सुना कि मिस्टर क्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। वो कैसे हैं? ये सोचकर कि रिचर्ड क्रेन ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था, सेरेना जेद करके आ ही गई, पर वो अभी भी हॉस्पिटल में ही थे। उसने पूछा, तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? मैंने जवाब दिया, क्यों? क्या मुझे पढ़ाई के लिए वापस नहीं आना चाहिए? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। ये कहते हुए मैं स्नोबॉल को लेकर आगे बढ़ गया। सेरेना स्नोबॉल से थोड़ा स्केयर थी और उसके पास जाने की डेयर नहीं कर पा रही थी। वो बस केयरफुली मेरे पीछे आने लगी और बोली, मुझे मिस्टर क्रेन से मिलना है। मैंने बड़े ब्लैंड तरीके से कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इस फेक कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम पर उसका ऐसे चिंता जताने के लिए दौड़कर आना। कौन जाने उसके मन में क्या स्कीम चल रही थी। एक्सीडेंट से पहले तो मुझे याद नहीं आया, पर डैड के एक्सीडेंट होते ही मुझे पास्ट लाइफ वाली सेरेना का असली चेहरा तुरंत याद आ गया। सेरेना से ज्यादा बात किए बिना मैं सीधे डॉग के साथ खेलने चला गया। मिसेज पॉटर ने सेरेना की तरफ देखा। मिस सेरेना, आपको अभी वापस चले जाना चाहिए। हमारे यंग मास्टर की अब फियांसे है, और आपका इस तरह उन्हें ढूंढते हुए आना, लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। सेरेना ने पूछा, क्या सेलेस्टे मिस्टर क्रेन से मिलने गई थी? मिसेज पॉटर ने जवाब दिया, मिस्टर क्रेन लॉन्गचांग के हॉस्पिटल में एडमिट थे। मिस सेलेस्टे उनके साथ ही गई थी और वो दोनों आज ही वापस आए हैं। मिस सेलेस्टे सच में बहुत काइंड है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर भी उन्होंने बिना किसी प्रॉब्लम की परवाह किए खुद ही लीव ले ली। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई दूसरी औरत होगी जो यंग मास्टर के लिए उनसे बेहतर साबित हो सके। ये सुनकर कि मिसेज पॉटर उसे टोंट मार रही थी, सेरेना थोड़ी एनोय हो गई। अगर ये पहले का टाइम होता और मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम होती तो मैं पक्का सबसे पहले उसी के पास जाता, और उस टाइम उसे मैं बहुत एनोइंग लगता था। पर अब जब मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया और हर चीज के लिए सेलेस्टे के पास जाने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी लॉस्ट फील कर रही है। मैं स्नोबॉल को वॉक करा के वापस आया और देखा कि मिसेज पॉटर पास में ही अकेली खड़ी थी। सेरेना अब वहां नहीं थी। मिसेज पॉटर बोली, मैंने उसे बता दिया कि तुम और मिस सेलेस्टे लॉन्गचेंग गए थे। वो थोड़ी अपसेट लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और बस वहां से चली गई। मैंने पूछा, मिसेज पॉटर, क्या आपको लगता है कि सारी औरतें ऐसी ही होती हैं? मिसेज पॉटर ने पूछा, मतलब कैसी? मैंने अपनी बात जारी रखी, जब आप उनके साथ अच्छे होते हो तो उन्हें लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और जब आप उन्हें इग्नोर करने लगते हो तो वो ये डिवोटेड होने का नाटक करने लगती हैं ताकि आप अनकंफर्टेबल फील करो। मिसेज पॉटर बोली, सही बात है। मैं अब इन सब की परवाह किए बिना हंसने लगा। 26 मई को रिचर्ड क्रेन डिस्चार्ज हो चुके थे। वो कुछ दिन पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें 26 तारीख को बाहर ना जाने की वार्निंग दी थी। वो 2 दिन पहले ही लेकवुड आ गए और उसी दोपहर सेक्रेटरी येन और मिस वांग भी उनके साथ वापस आ गए। वो अपने पजामे में स्टडी रूम में बैठे कुछ दिनों का पेंडिंग काम निपटा रहे थे। तभी सेक्रेटरी वांग अंदर आई और बोली, मिस्टर क्रेन, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। रिचर्ड क्रेन ने ऊपर देखा। सेक्रेटरी वांग ने कंप्यूटर खोलकर रिचर्ड क्रेन को वो न्यूज दिखाई जो उसने अभी ऑनलाइन देखी थी। लॉन्गचेंग से सोंगशान जाने वाला हाईवे का हिस्सा कोलैप्स हो गया था। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां नीचे गिर गई थी और काफी सीरियस कैजुअलिटीज हुई थी, सेक्रेटरी वांग ने बताया। हमारे ओरिजिनल शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को सप्लाई डिलीवर करने सोंगशान हमें आज ही जाना था। अगर आप जल्दी वहां से ना निकलते और हम आज जा रहे होते तो पक्का हम भी इस एक्सीडेंट का शिकार हो जाते। रिचर्ड क्रेन उसकी ये काम एनालिसिस सुन तो रहे थे, पर उनका दिमाग बार बार उसी बात पर जा रहा था जो मैंने उन्हें हॉस्पिटल में कही थी। टाइम से लेकर लोकेशन तक मैंने एक भी डिटेल गलत नहीं बताई थी। उस वक्त तो उन्हें लगा था कि मैं बस बचमकर रहा हूं, पर अब याद करके उनके पसीने छूटने लगे। तभी सेक्रेटरी येन भी अंदर आई और उसने रिचर्ड क्रेन की तरफ देखा। मिस्टर क्रेन, रिचर्ड क्रेन ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? सेक्रेटरी येन के चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। मैंने अभी न्यूज देखी, ये सब मेरी ही गलती है। न्यूज देखकर उसका पहला रिएक्शन राहत वाला था कि अच्छा हुआ उसने रिचर्ड क्रेन को जल्दी वापस आने के लिए जिद की थी। अगर उन्होंने अपना शेड्यूल नहीं बदला होता तो वो पक्का आज के इस एक्सीडेंट में फंस जाते। रिचर्ड क्रेन वही बैठे रहे और उन्होंने बस अपना हाथ हिलाकर इशारा किया। खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो बस मेरी फिक्र कर रही थी।
तुम सब अब बाहर जा सकते हो। उन्होंने कंप्यूटर की तरफ देखा और उन्हें सेलेस्टे की कही वो एक बात याद आई, बस वो एक सेंटेंस जिसने उन्हें होटल के फायर सेफ्टी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प की थी। सेलेस्टे इस वक्त अभी भी स्कूल में ही थी। तभी उसे अचानक ऑनलाइन ये न्यूज फ्लैश होते हुए दिखी। उसने न्यूज खोलकर पढ़ी और उसे भी मेरी वो बात याद आई जो मैंने उस दिन हॉस्पिटल के कमरे में कही थी। उस वक्त तो उसे लगा था कि मैं शायद बस ऐसी ही फालतू की बातें कर रहा हूं, पर अब उसे लगा कि मेरी बातें बिल्कुल भी बकवास नहीं थी, खासकर जब उसने इसे पिछले इंपीरियल होटल वाले इंसिडेंट से कनेक्ट किया। यह वाकई काफी इंटरेस्टिंग था। मैं स्कूल से बाहर आया तो देखा कि सेलेस्टे पहले से ही गेट पर वेट कर रही थी। वैसे भी एग्जाम्स में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। अब मैं उसके पास गया और उसे गौर से देखने लगा। तुम अचानक ऐसे बिना बताए मुझसे मिलने कैसे आ गई? बिना कुछ कहे सेलेस्टे ने मुझे बड़े गौर से देखा और बोली, बस तुम्हें देखने का मन हुआ। उसका मुझे ऐसे घूरना मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। मैंने कहा, चलो चलकर कहीं कुछ खाते हैं। वो आज थोड़ी अजीब लग रही थी। कार में बैठते ही सेलेस्टे ने खिड़की की तरफ इशारा किया और मेरी तरफ देखा। मैंने अभी अभी न्यूज देखी है। मैंने सोचा, कौन सी न्यूज? सेलेस्टे की आवाज बहुत सॉफ्ट थी। सोंगशान हाईवे कोलैप्स। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ और मैंने अपनी नजरें फेर लीं। अच्छा, सच में? मैंने अपना फोन खोला और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं पहली बार देख रहा हूं। एक्चुअली मुझे तो काफी पहले से पता था। मैंने इसे स्कूल में सोशल मीडिया पर ही देख लिया था। सुकून मिला कि डैड इस डिजास्टर से बाल बाल बच गए। अब मुझे भी काफी रिलैक्स्ड फील हो रहा था। किसको पता था कि सेलेस्टे अचानक से ये पूछ लेगी? सेलेस्टे ने मेरी तरफ देखा और बोली, लगता है तुम्हारा सपना काफी एक्यूरेट था। मैं थोड़ा जेमते हुए, खांसा लगता तो ऐसा ही है। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सच में हो जाएगा। लकीली डैड बिल्कुल ठीक है। सेलेस्टे मेरे बगल में बैठी और एक अजीब से कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखने लगी। नेथन, पिछली बार तुमने कहा था कि इंपीरियल होटल में फायर सेफ्टी इश्यूज हैं, क्या वो भी तुमने सपने में ही देखा था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि अब वो मुझ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगी है। मैं खांसा और बोला, और क्या? तुम्हें और क्या लगा? उसने बड़े क्यूरियस होकर पूछा। तो क्या तुमने अपने सपने में हमारे बारे में भी कुछ देखा था? वो थोड़ा मेरी तरफ झुकी और देखते ही देखते हमारे बीच की दूरी एकदम कम हो गई। मैं बिना कुछ बोले बस अपने सामने उस खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। सेलेस्टे ने फिर से पूछा, तुमने इसके बारे में सपना देखा या नहीं? मैंने हाथ बढ़ाकर उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। अब मैं इस तरह के सवाल का क्या जवाब देता भला? क्या मैं ये कहता कि मैंने सपने में देखा कि मैंने सेरेना के लिए सब कुछ लुटा दिया, बहुत बुरी मौत मरा और आखिर में उसे मेरी बॉडी लेने आना पड़ा? सेलेस्टे शरीफों की तरह पीछे हट गई और अपनी साइड पर बैठ गई, पर उसकी नजरें अभी भी मुझ पर ही टिकी थी। हम दोनों खाना खाने गए। मुझे फील हो रहा था कि सेलेस्टे बार बार मुझे ही देख रही है, जिससे मुझे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि भाई ये बंदी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थी। मुझे तो ये तक लगा कि कहीं इसने ये गेस तो नहीं कर लिया कि मेरा रीबर्थ हुआ है। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, पर ऑर्डर देने के बाद गलती से मेरी नजरें सेलेस्टे की नजरों से मिल गई। तो मैंने बात बदलने के लिए कुछ कहने को ढूंढ ही लिया। अरे हाँ सेलेस्टे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मैं इतने टाइम से उसके साथ था, पर मैंने कभी उसे अपने बर्थडे का जिक्र करते नहीं सुना। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था, पर मुझे यह तक नहीं पता था कि उसका बर्थडे कब आता है। सेलेस्टे ने मेरा सवाल सुना और फाइनली उसका फोकस हटा। मेरे सपने की बात छोड़कर वो बोली, मेरा बर्थडे तो पहले ही निकल चुका है। 2 महीने पहले। मैंने बड़े शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हर रोज उसके साथ रहता था, फिर भी मुझे पता नहीं चला कि उसका बर्थडे कब निकल गया। मेरा शॉक्ड चेहरा देखकर सेलेस्टे की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। नेथन, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। मैं थोड़ा पास झुका और पूछा, पर तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाती? मुझे लगा उसने मुझे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानती थी, पर पता चला कि वो बस बर्थडे मनाती ही नहीं थी। इस टॉपिक के छिड़ते ही सेलेस्टे के एक्सप्रेशंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए। थोड़ी देर बाद वो बोली, जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उसी दिन मेरा बर्थडे था। मैं एकदम सुन्न हो गया और फिर मुझे काफी गिल्टी फील हुआ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। सेलेस्टे ने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपनी बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सेंटेंस ही काफी था, ये दिखाने के लिए कि सेलेस्टे मुझ पर कितना ट्रस्ट करती थी।
मैंने आगे कुछ नहीं पूछा और हम खाना खाते रहे। तभी रिचर्ड क्रेन का कॉल आया। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और जवाब दिया, डैड। रिचर्ड क्रेन ने पूछा, अभी तक वापस नहीं आए? वो बस हाईवे कोलैप्स के बारे में ही सोच रहे थे। वो मुझसे मिलने के लिए काफी एंजाइटी में थे, पर मैं अब तक घर नहीं पहुंचा था। मैंने जवाब दिया, मैं सेलेस्टे के साथ बाहर खाना खा रहा हूं। सेलेस्टे ने मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, डैड आपने खाना खा लिया क्या? रिचर्ड क्रेन ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं। मैं तुम्हारा वेट करने का प्लान कर रहा था। मैंने कहा, मेरा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले खा लो, मेरा पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। मैं बस खाना खत्म करके घर आता हूं। वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझ पर रोज काफी प्रेशर रहता है, क्योंकि मैं अपनी पास्ट लाइफ की बातों के बारे में ही सोचता रहता हूं। फोन काटते हुए मैंने सेलेस्टे से कहा, डैड का कॉल आया था। नॉर्मली जब मैं घर नहीं आता था तो डैड इतने लेजी थे कि पूछते भी नहीं थे, और फोन करके मुझे जल्दी बुलाना तो और भी रेयर बात थी। अब जब उन्होंने कॉल किया तो मुझे लगा कि डैड भी शायद उसी इंसिडेंट की वजह से परेशान हैं। खाना खाने के बाद मैं घर पहुंच गया और दरवाजा जिसने खोला वो सेक्रेटरी यन थी। यंग मास्टर वापस आ गए। आज वो कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्टिक लग रही थी। मैंने पोलाइटली पूछा, गुड इवनिंग। सेक्रेटरी यन ने अपना सिर झुकाया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी। मैंने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। ये माफी किस लिए? सेक्रेटरी यन बोली, पहले मुझे लगता था कि आपकी वजह से मिस्टर क्रेन को चोट लगी है, इसलिए मुझे आपसे प्रॉब्लम थी, पर अब लगता है कि मेरी सोच काफी नैरो थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो बस मेरी फिक्र कर रही थी। डैड लिविंग रूम में कहाँ है? मैंने देखा डैड पहले से ही वेट कर रहे थे। मुझे अकेले वापस आते देख रिचर्ड क्रेन ने पूछा, क्या सेलेस्टे तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? मैंने जवाब दिया, वो मुझे गेट पर छोड़कर चली गई। डैड, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? रिचर्ड क्रेन ने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। मुझे लगा रिचर्ड क्रेन कुछ पूछेंगे, पर जब उन्होंने मुंह खोला तो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें बस मेरे ग्रेड्स की टेंशन थी। आजकल तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मैंने डैड की तरफ देखा और रिप्लाई किया, काफी अच्छी चल रही है। सेलेस्टे मुझे ट्यूटरिंग दे रही है। उसे अर्ली एडमिशन मिल चुका है, इसलिए उसे अपने खुद के ग्रेड्स की उतनी फिक्र नहीं है, तो वो पूरा फोकस मुझ पर ही कर रही है। रिचर्ड क्रेन बोले, सेलेस्टे तुम्हारे साथ कितनी अच्छी है यार। मैंने कहा, जी डैड, बिल्कुल। तो डैड, आप जल्दी रेस कर लो। मैंने देखा कि डैड मुझे रेस करने के लिए कह रहे हैं, तो मैंने उन्हें बड़े क्यूरियस होकर देखा। क्या आपको कुछ और नहीं कहना? रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। मैं तुमसे उस हाईवे कोलैप्स के बारे में पूछने ही वाला था। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैंने बात काटते हुए कहा, यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर बिलीव किया। मैंने बस इतना कहा था कि मुझे एक सपना आया है और आप मुझ पर यकीन करने को तैयार हो गए। अगर आपने मुझ पर बिलीव ना किया होता और इसे बस बच्चे की बकवास समझकर इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आप इस डिजास्टर से बच नहीं पाते। आप सच में इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सबसे बेस्ट इंसान हो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम तक रिचर्ड क्रेन की हेल्थ काफी इंप्रूव हो चुकी थी। वो खुद ड्राइव करके मुझे एग्जाम दिलाने ले गए और स्कूल गेट पर खड़े होकर मेरा वेट भी किया। ब्रैंडन का टेस्ट सेंटर भी वही पड़ा जहां मेरा और डेरेक का था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने गेट पर क्रेन फैमिली की कार पार्क हुई देखी। मैं कार से बाहर निकला और सेक्रेटरी यैन मेरे बगल में ही खड़ी थी। डेरेक ने तुरंत ब्रैंडन को कोहनी मारी और इशारा किया, देख, वो नेथन ही है ना? वो फिर से उसी बड़ी उम्र की औरत के साथ एग्जाम देने आया है। स्कूल में हमेशा ये र्यूमर्स उड़ते थे कि कोई बड़ी उम्र की औरत मुझे पाल रही है, पर मैंने कभी इस पर कोई सफाई नहीं दी।